अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 7 का अप्रोक्सीमेटली लास्ट टॉपिक है जी 9th क्लास का बायो एनर्जेटिक चैप्टर है और टॉपिक का नाम है जी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। इंतहाई अहम टॉपिक है जी, लातादाद मतलब बोर्ड में पूछा जा चुका हुआ है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सारा टॉपिक, सारा एक कंप्लीट पेज आपने याद करना है। इसके जो रिएक्शन है वो लाजमी ड्रॉ करने हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इसकी इसी टॉपिक के साथ 3 से 4 मजीद टॉपिक अटैच होते हैं, इसलिए आपने इसको लाजमी याद करना है। और ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, ये टिप ले लें, ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दिया जाए, जो कि आपसे जल्द डिस्कस कर लिया जाएगा कुछ टॉपिक्स के अंदर। रेस्पायरेशन क्या है जी, या सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, या एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है? एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, दुनिया के तमाम जानदारों में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक मतलब एयर, ऐसी रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन में होता क्या है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 जिसका फॉर्मूला है, वो जो कि खुराक की सूरत में जानवरों की बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन जो कि हम सांस से ले रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करता है और बदले में वेस्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वाटर वेपर जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, कुछ केस में नहीं भी होते। और सबसे अहम तरीन चीज़ एनर्जी, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। मेजरली एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने 36 ही शो की है। एनरोबिक का केस होगा तो वो मैकेनिज्म डिफरेंट होगा और उसमें 2 ATP बनेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक है, आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। अब रेस्पिरेशन जो कि आपको दिखने में नजर आ रहा है कि ये एक सिंपल एक रिएक्शन है, तो असल में ये एक रिएक्शन ही होता। इसके अंदर फर्दर इसके 3 सब पार्ट होते हैं। पहला जिसे कहा जाता है जी ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा जिसे कहा जाता है जी कर्ब साइकिल, और तीसरे को कहते हैं ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 3 मेजर स्टेप है जो मिलके पूरे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को बना रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है जी जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है जी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में से 3 बेसिक बातें हैं जो आपने याद रखनी। पहली बात, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, इस दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। अगर आप रिएक्शन भी देखें तो मैंने रिएक्शन में कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज नहीं लिखा, इस दौरान ऑक्सीजन यूज नहीं होती। सेकंड, ये रिएक्शन सेल के किस हिस्से में होता है? याद नहीं, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यही वो वजह है कि ये रिएक्शन जो है दुनिया के तमाम जानदारों के अंदर, जो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं या एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंसान है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, या कोई बैक्टीरिया है, तमाम के अंदर होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म तमाम के अंदर होता है। तमाम सेल्स का एक अहम इंग्रेडिएंट है, पार्ट है, एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेकंड, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के, जिसमें 6 कार्बन है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के 2 पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, जिसका मैंने आपके सामने फॉर्मूला भी शो किया है, C3H4O3, 2 पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। बस इस दौरान थोड़ी सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और कुछ NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब याद रखिएगा, लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया गया है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर के जो प्लांट का केस है उसमें वर्ड NADPH है, यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन में NADH का लफ्ज होता है। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें जो है ग्लूकोज टूटेगा, ये ADP और NAD प्लस जो है रॉ मटेरियल में यूज होंगे। ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड जो एनर्जी यहाँ पे बनी है वो NAD और ATP की सूरत में एनर्जी स्टोर कर दी जाएगी। सेकंड स्टेप है जी क्रब साइकिल। क्रैब नहीं कहना, केकड़ा नहीं है, ये क्रब साइकिल है। सर हैंस क्रब थे जी, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने इस रिएक्शन को डिटेल में बयान किया था। एक इंतहाई लेंथी और इंतहाई समझने वाला टॉपिक है, लेकिन आपकी क्लास में इसकी जस्ट 2 से 3 लाइनों की समरी बयान की गई है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? जो सबसे पहले जो 2 पायरुविक एसिड बने हैं, 3 कार्बन वाले कंपाउंड बने हैं, इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड को सबसे पहले एक 2 कार्बन वाले कंपाउंड में एसिटाइल, जिसके अंदर कोएंजाइम डाला जाता है, कोएंजाइम ए डालने से एसिटाइल जो कि पायरुविक एसिड से बनाया गया, ये बन जाता है जी एसिटाइल को ए। इसको एसिटाइल को ए में शिफ्ट किया जाता है, किसको? पायरुविक एसिड को। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये रिएक्शन होता है सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं तो उनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो ये रिएक्शन आपने याद रखना है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है।
अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पास होने के लिए पायरुविक एसिड का 3 कार्बन वाले कंपाउंड का 2 में टूटना निहायत जरूरी है। अब जब ये टूटेगा तभी ये कर्ब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होना है, साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट होगा और फिर ये रिएक्शन चल पाएगा। अब जब ये रिएक्शन चलेगा, एसिटाइल कोए में शिफ्ट हो गया, तो ये एसिटाइल कोए फर्दर टूटेगा, ब्रेक करेगा। अब ये ब्रेक करके क्या बनाएगा, इंतहाई अहम एमसीक्यू जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये बोर्ड में आता होता है कि कर्ब साइकिल के अंदर कौन सा जो है वेस्ट बनता है रेस्पिरेशन का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी बात, 9th की बुक की एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि अगर एक बार कर्ब साइकिल चले, कर्ब साइकिल, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसका रेफरेंस जो है इंटरमीडिएट की किताब का चैप्टर नंबर 11 है बायो एनर्जेटिक, उसमें से आप देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार चलने से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, एक नहीं बनता, 2 बनते हैं, ये इंटरमीडिएट में मेंशन है। सेकंड, इस दौरान क्या बनता है, एटीपी बनते हैं, NADH बनते हैं और FADH2 जो कि एक तीसरी अलग चीज़ है जिसकी फुल फॉर्म है लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से देख ले, नीचे लिखी हुई है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये 3 चीज़ें बनेगी और ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा जी। इस दौरान ADP, FAD और NAD जो है ये बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल में यूज़ होंगे, जिनको कन्वर्ट करके एसिटाइल A को तोड़ के उसकी एनर्जी को लेके ATP, NAD और FADH बना दिए जाएंगे। तीसरा फाइनल स्टेप है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। याद रखना है ये रिएक्शन भी सेल के किस हिस्से में होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिएक्शन होता है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह रिएक्शन होता है। और एक बात अपने ज़हन में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें, इस दौरान कोई एनर्जी नहीं बनती। जो ये ATP के अलावा NADH और FADH पीछे रिएक्शन में बने हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिर्फ इन FADH को और इन NADH को ATP पे कन्वर्ट करती है। क्योंकि आपने याद रखना है हमारी बॉडी का जो एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, सेलुलर एनर्जी करेंसी है, जो हमारे सेल को ताकत देती है, हमारे जिस्म को ताकत देती है, डेट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमें एनर्जी देता है, बाकी कोई एनर्जी नहीं दे सकता। तो इसको एक एनर्जी मॉलिक्यूल में शिफ्ट करने के लिए तीसरा रिएक्शन चलाया जाता है, जिसमें क्या होता है, NAD को और FADH2 को ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, इंतहाई अहम MCQ जी, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के किस स्टेप में यूटिलाइज होता है, डेट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ATP में कन्वर्ट किया जाता है और दोबारा NAD और FAD को रिसाइकल करके NAD+ और FAD+ में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इस दौरान वाटर भी बनता है, जो कि पूछा जाता है कि वाटर मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन के किस स्टेप पे मदद, डेट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि एक FAD के टूटने से कितने बनते हैं ATP, 2 ATP, और एक NAD के कन्वर्ट होने से कितने ATP बन रही, 3 ATP। ये बात जो है एनर्जी बजट के नाम से लास्ट टॉपिक है, उसमें डिस्कस किया गया हुआ है, जो कि ज़्यादातर MCQ तो शॉर्ट में पूछा रहता है, लेकिन एक बार ये रिसेंट लाहौर बोर्ड में 2018 में बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, जो कि आने के चांस है, लेकिन ज़्यादातर MCQ तो शॉर्ट है। अब उसमें एनर्जी बजट जब डिटेल में डिस्कस करूंगा तो दोबारा आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं आपको सिर्फ याद दहानी करवा रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनते हैं टोटल, वैसे असल में 4 बनते हैं लेकिन 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट जो गेन होता है 2 ATP हैं और 2 NADH होते हैं। इस दौरान यहाँ पे एक आपकी किताब में चीज़ जो है वो मिस की हुई है रिएक्शंस के अंदर, लेकिन मैकेनिज्म में बताया गया हुआ यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल भी बनते हैं जब पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया जा रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन आपकी बुक्स में उसका जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। देन जब एसिटाइल कोए को तोड़ के कर्ब साइकिल में ATP बनाया जाता है, तो यहाँ पे 2 ATP बनते हैं, 6 NADH बनते हैं और 2 FADH बनते हैं। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो सबको मतलब अगर एक NAD है तो वो कितने ATP दे रहा है, 3, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 ATP आ जाएगा। इसी तरह एक FAD है, मैंने बताया कितने ATP देता है, 2 ATP, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 ATP आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 2 NAD हैं, तो 2 NAD को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 ATP आ जाएगा, ये भी 2 ATP है, ये भी 2 ATP है। लास्ट एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो किताब के अंदर मेंशन है, जो कि एनर्जी बजट में भी क्लियर हो जाता है, ये जो NAD है, एक NAD 3 ATP देता है, लेकिन सिर्फ ये वाला NAD जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना है, ये 3 के बजाय 2 ATP देगा। उसकी वजह होती है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में बना है। जब ये साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होता है, तो इस दौरान एक NAD जो कि 3 ATP और 2 जो है 6 ATP दे रहे हैं, तो 6 ATP में से एक NAD को जो है वो ATP यहाँ पे चैनल पे देना पड़ता है, इसलिए जो है 6 ATP के बजाय यहाँ पे ये 4 ATP बनाता है। तो इस केस में आप 4 ATP कंसिडर करेंगे, बाकी सब में 2 ATP, यहाँ पे आपके 6 ATP, 2 ATP, 18 ATP और 4 ATP। जब आप इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा जी 36 ATP। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP बनते हैं, जिसकी मैंने
थोड़ी सी आपको समरी बताने की कोशिश की, और नीचे एक NAD जो है 2 ATP और एक FAD जो है वो 2 ATP और एक NAD 3 ATP दे रहा है। तो ये भी मैंने आपकी याद है नीचे शो कर दी ताकि आपको याद करने में समझने में आसानी हो। ये बात आपसे MCQ में पूछी जाती है। तो उम्मीद आपको टॉपिक पसंद आएगा। कोई भी अगर आप में इसमें दोबारा कोई कन्फ्यूजन हो तो अगेन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अगर कोई भी इसमें जो है वो आपकी दिलचस्पी के हवाले से कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।